हेलो एवरीवन, और आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉचीज थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम कॉची-गॉर्जियस थ्योरम्स कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो एक बार नहीं देखी है तो एक बार विजिट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट? ये बाय स्टेटमेंट आती है। थ्योरम जब भी आती है बाय स्टेटमेंट आती है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। सपोज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ये तो आपको हर जगह देखने को ही मिलेगी, एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन। सिंपल कनेक्टेड डोमेन मैंने कल भी बताया था। मान लो ये मेरी डोमेन है, ये मेरी रेंज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे x1, x2, x3, x4, ये y1, y2, y3, y4, राइट। तो हर एक x के लिए उधर एक y की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है तो मेरा फंक्शन क्या होगा? सिंपल कनेक्टेड। लेकिन अगर दो मिल रही हैं तो वो सिंपल कनेक्टेड नहीं होगा, फिर वो मल्टी कनेक्टेड बन जाएगा। क्योंकि सिंपल कनेक्टेड का मतलब क्या है? एक के लिए एक ही वैल्यू मिले, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल कनेक्टेड डोमेन। देन द इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग एनी rectifiable curve D joining any two given points of D is same. It does not depend upon the curve joining the given point. और वो किसके ऊपर डिपेंड ना हो? उस कर्व के ऊपर डिपेंड ना हो जो कि गिवन पॉइंट को ज्वाइन करता है। प्रूफ इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या कहता है? सपोज द टू पॉइंट्स ए जेड एंड बी जेड। मैंने दोनों पॉइंट्स क्या ले लिए? एक का नाम ले लिया ए जेड वन और दूसरे का नाम ले लिया बी जेड टू ऑफ डोमेन डी। डोमेन कहाँ से ली मैंने? डी से। आर ज्वाइनिंग बाय द सेम कर्व C1 एंड C2, जो मेरे कर्व लिए हैं। अब देखो, आप कर्व से मतलब क्या समझते हो? कर्व कोई भी शेप है, ठीक है। कर्व कैसी भी हो सकती है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं होता ये कर्व मेरी कैसी है। कर्व मेरे पास कैसी भी हो सकती है, बस आपके पास कोई शेप है और बंद है। वो कैसी है? वो मेरे को फिगर में शो की हुई है, वो वाली कर्व। अब देखो, मैंने बाहर वाली का नाम लिया है C और अंदर वाली का मैंने नाम लिया है C1। और अंदर वाली पे मैंने जैसे इनको ये नाम दे देते हैं कुछ। मान लो ये मेरा होल कर्व था C, इस पे मैंने एक C1 लिया और एक लिया C2, क्योंकि ये दोनों क्या है? जो ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर रहे हैं? ये दोनों कर्व A और B को। A और ये B, इसको कौन ज्वाइन कर रहा है? C1 और C2 कर्व। और मैंने क्या बताया था कल कि ये कैसी चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने ये कैसे चलाई है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो मेरा बाहर कर्व है ये मेरा C है, जो इसके अंदर है ये दोनों कर्व। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या है? सबसे पहले जब हमने पढ़ा था कि जो मेरे कर्व होते हैं वो दोनों के दोनों मेरे पास कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल। अब मेरे पास फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। कहाँ पे? सिंपल कनेक्टेड डोमेन में। तो मेरा एफ जेड भी क्या होगा? एनालिटिक होगा। कहाँ पे? इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन, राइट। एनालिटिक होने का मतलब क्या है? मेरा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, राइट। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एफ जेड मेरा क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है। कहाँ पे? इनसाइड और ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। अब बाउंड्रीज कैसे मेजर करती हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। चलो, ए एम बी एल, फिर दोबारा से घूम के किस पे आ जाएंगे? ए पे। तो यहाँ पे उसी रीजन का नाम लिखा है AMBL A। तो अब कोची थ्योरम क्या कहती है? कोची थ्योरम क्या कहती है कि मेरा अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ कॉन्टोर का एफ जेड डी जेड का, तो वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है, कल वाली थ्योरम में। तो अगर मेरा, और यहाँ पे कॉन्टोर क्या है? ये पूरा का पूरा कॉन्टोर ही तो है। किसी भी शेप का हो सकता है ना कॉन्टोर। तो ये मेरा क्या है? कॉन्टोर। और कॉन्टोर के ऊपर क्या है? कुछ पॉइंट्स। तो उन पॉइंट के नाम से मैंने क्या लिख दिया? कॉन्टोर का नाम। और ये मेरी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के। अब मेरे को क्या करना है? मैंने इस पूरे पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा था 0.2 होने चाहिए। देखो यहाँ पे जब हमने पॉइंट माने हैं तो कर्व के पॉइंट कितने माने हैं? 2 माने हैं। देखो, आधा कर्व यहाँ से यहाँ तक ये और आधा कर्व यहाँ से यहाँ तक ये। तो मैं इस पॉइंट को किस में? 2 में तोड़ लेती हूँ। तो मैंने जब पॉइंट 2 में तोड़ा तो मेरा क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ AMB एफ जेड डी जेड। देखो, AMB कैसे? A, दूसरा पेन ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आई वैल्यू? A से लेके M से लेके B,
ये मेरा हो गया C2, और जब मैं दूसरी वैल्यू लूँगी तो क्या आएगा BLC। ये दोनों पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। तो मेरे पास ये दोनों भी क्या आएंगे, जुड़ के 0 देंगे, क्योंकि बाय कॉचीज थ्योरम मेरे को क्या कहती है कि मेरी ये वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, 0 के। अब ये दोनों 0 देंगे। अब मेरे को पता है अभी तो ये इस साइड चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं। अगर मैं एक की भी डायरेक्शन उल्टी कर दूँ तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट जब सेकंड वाले की डायरेक्शन उल्टी करी, पहले तो वो BLA था, अब वो बन गया ALB, तो साइन किसका देगा, माइनस का। उसी माइनस के कारण ये तो था AMB और ये था ALB, और इक्वल में चल रहा है 0। क्या ये दोनों कर इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये दोनों कर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। और अगर ये दूसरे के इक्वल हो गए तो मेरी थ्योरम प्रूफ होगी कि मेरे जो दोनों के दोनों कर्व हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ा था ना कि मेरा जो इंटेग्रल है f ऑफ z अलोंग द रेक्टिफाइबल कर्व d जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। यही पढ़ी थी मैंने बात। तो वो मेरे दोनों कर्व क्या आगे, रेक्टिफाइबल कर्व मेरे दोनों के आगे सेम आगे। तो यहाँ से मेरी थ्योरम हो जाती है प्रूव। आई होप ये आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एनालिटिक फंक्शन लिया, कहाँ पे, सिंपल कनेक्टेड डोमेन में, और जो इंटेग्रल आया वो f ऑफ z आया, किसके, रेक्टिफाइबल कर्व के अलोंग, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स थे, और वो 2 पॉइंट्स मैंने कैसे किया, प्रूफ कर दिए, सेम प्रूफ कर दिए। यानी कि वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जो कि पॉइंट्स हैं किसमें, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैं किसमें, कर्व में। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, लेट ए क्लोज्ड कॉन्टोर सी। मेरे पास एक क्लोज कॉन्टोर है सी, कोई भी शेप ले लो, ऐसी कोई भी शेप ले लो, वो मेरी है मेरे पास, कंटेनिंग अनदर क्लोज्ड कॉन्टोर सी, उसके अंदर ना एक और अनदर कॉन्टोर है सी। लेट एफ जेड बी एनालिटिक, मेरे पास एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, एट एवरी पॉइंट ऑफ लेइंग इन द रिंग शेप डोमेन, जो कि हर एक फंक्शन पे एनालिटिक है, जो कि रिंग शेप डोमेन में। अब उसने शेप भी बता दी। रिंग शेप किसको बोलते हैं, जब आप अपनी रिंग को देखोगे तो एक उसकी बाहरी वाली बाउंड्री होती है जो कि बाहर से दिखती है, और एक उसकी अंदर वाली बाउंड्री होती है जो आपकी फिंगर से टच रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिंग्ड शेप्ड बाउंड्री, राइट। तो इस डोमेन में क्या है, ये बाउंडेड है किससे, सी बाय C1 एंड C। ये दोनों किससे बाउंडेड है, बाय C1 एंड C। इनमें से किसी को भी मैं इसको C मान लेती हूँ और अंदर वाले को मान लेती हूँ C1, इनसे ये बाउंडेड हैं। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर C f ऑफ z किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 f z dz की। क्लियर है, ये दोनों थ्योरम्स अलग अलग हैं, इनके नाम, इस वाले का तो नाम है एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन इस वाले का नाम अभी मेंशन नहीं है, सिर्फ थ्योरम दी हुई थी उसमें। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है प्रूफ, हमें सबसे पहले बनाना है एक क्रॉस एट ए। क्रॉस एट ए का मतलब क्या है, मेरे पास एक पॉइंट बनाना है। मान लो मेरे पास ये रिंग है, रिंग में एक जगह जोड़ भी होता है ना, तभी तो वो रिंग हमारे पास टिकती है। तो उस जो पॉइंट है उसका नाम ले दिया मैंने ए, जो उस रिंग को जोड़ने वाला पॉइंट है उसका नाम ले दिया मैंने ए। मैं आपको दोबारा शेप बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास रिंग का बाहरी हिस्सा है, ये मेरे पास रिंग का अंदर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे मान लो उस रिंग में जोड़ है ए, और ये मेरी रिंग की बाहरी परत है, इसका मैंने कॉन्टोर C नाम दे दिया, और जो अंदर वाली है उसका नाम मैंने दे दिया C1। अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें सबको नाम दे दिया अलग अलग। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ अंदर पॉइंट्स लिए थे AMBL, इसी तरह इस कॉन्टोर में भी AMBL या फिर कुछ और हम नाम ले लेते हैं। तो मैंने बाहर नाम लिए ABCD, और ये वाला C कौन सा है, कॉन्टोर वाला, ये वाला C कॉन्टोर वाला है। और अंदर नाम दिए EFG, राइट, अंदर नाम दिए EFG और बाहर नाम दिए ABCD। सबसे पहले जब ये जोड़ने, अब देखो ये जुड़ रही है किस नाम से, ये यहाँ पे नाम दे देती हूँ B, ये मेरा C है और ये मेरा D है। आगे अंदर ये मेरा E है, जहाँ पे A स्टार्ट हो रही है, ये E है, ये मेरा F है, ये मेरा G है, राइट। चलिए
अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कॉन्टोर। ये मेरा पूरा बनेगा, अंदर वाली शेप भी और बाहर वाली भी, जिसको हम बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल, वो वाली चीज़ है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर स्टार्ट करती हूँ ए से, ए बी, बी से सी, सी पे जाएगा ये डी पे, डी से जाएगा ये फिर से ए पे, और ए से ये अंदर चला जाएगा किस पे, ई पे, फिर ई किस पे भेजेगा इसको, एफ पे, और एफ किस पे भेजेगा, यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे जी, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ पे फिर वो जी पे भेजेगा मेरा, तो मैंने वही लिखी है वैल्यू। और जी किस पे भेजेगा, ई पे, और ई फिर से किस पे भेज देगा, ए पे। मतलब जिस पॉइंट से कॉन्टोर मेरा शुरू हुआ उस पॉइंट पे ही ख़त्म होना चाहिए। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो अब मैं इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ, इसको मैं 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ। सबसे पहले तो बाहर वाला ही ब्रेक कर लेती हूँ, ए बी सी डी फिर से ए, चला गया। अब अंदर जाएगा ए से ई पे, ए से ई पे गया, फिर उसके बाद अंदर रोटेट करेगा ये ई एफ जी, ई पे अंदर रोटेट कर दिया, फिर ई से दोबारा किस पे आएगा, ए पे आएगा, तो ई से ए पे। इतनी बात क्लियर है, मैंने कॉन्टोर को पूरा मूव कर दिया। अब फंक्शन मेरी वैसे ही वैल्यू लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए ई एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ जी ई एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पहले ए से ई पे जा रहा, फिर ई से ए पे जा रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों माइनस के साइन के साथ होंगे तो कट जाएंगे, राइट। सॉरी ये वाला नहीं है, ये दूसरा पोर्शन काट दिया मैंने। इसमें ये कौन सा कटेगा, ए ई वाला पोर्शन। ए ई वाला पोर्शन एक बार वापस जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो दोनों आपस में कट के अब बात सिर्फ बची ए बी सी डी ए की और ई एफ जी ई की। और ई ये दोनों भी किसके इक्वल हैं, 0 के। और अगर ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो मैं क्या इस पोर्शन को दूसरी साइड लेके जा सकती हूँ, दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस की। और अगर मेरी ये वैल्यू प्लस की होगी तो मेरा जो बाहर वाली कॉन्टोर की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, अंदर वाले कॉन्टोर के। यही तो मेरे को प्रूफ करना था कि जो मेरा सी है, जो मेरा बाहर वाला कॉन्टोर है, वो मेरे किसके इक्वल है, अंदर वाले कॉन्टोर के। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियो।